अब एक बार ध्यान दो, आज अपन डिस्कस करना स्टार्ट करना है फ्यूल सेल। ये हमारा फिफ्थ टाइप का थ्योरेटिकल सेल है। हमने टोटल 5 सेल पढ़ने थे कमर्शियल सेल्स में, और ये हमारा लास्ट कमर्शियल सेल है। इससे पहले 2 अपन ने पढ़े प्राइमरी सेल्स और 2 अपन ने पढ़े सेकेंडरी सेल्स। वहां पे अपन ने 4 जो सेल है वो कंप्लीट कर लिए। अब ये लास्ट है हमारा फ्यूल सेल। पहले इसको डिफाइन करते हैं, कितने टाइप का होता है, हमने कौन से टाइप को पढ़ना है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, बस ये चीजें देखनी है। ठीक है, एक वो सेल रिएक्शन भी होगी, सिंपल सी सेल रिएक्शन, वो भी देख लेंगे। उसके बाद अपना कोरोजन का टॉपिक है, वो कोरोजन का टॉपिक आप करने का कोशिश करेंगे आज, मतलब चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं आप अपना सबसे पहले फ्यूल सेल का टॉपिक। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले फ्यूल सेल, इसका नाम क्यों पड़ा, मतलब इसे फ्यूल सेल क्यों बोलते हैं। यहां पे सेल के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी ना, वो रेडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़नी है उन सब्सटेंसेस की जिन सब्सटेंसेस को हम डेली लाइफ में एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, एज ए फ्यूल यूज होगा। उसके अलावा मिथेनॉल है, CH3OH। उसके अलावा मीथेन है, वो एज ए फ्यूल यूज हो सकती है। तो ये वाले जो हमारे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, उनका जब आप सेल बनाती हैं तो उसे बोलते हैं फ्यूल सेल। अब मैंने आपको मीथेन का एग्जांपल दिया, मिथेनॉल का एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया। तो इनमें से हमने जो पढ़ना है वो है हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जब मैं आपको सेकेंडरी सेल्स की या कमर्शियल सेल्स की इंट्रोडक्शन दे रहा था ना, तब मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ना है हमने, इसमें हम हाइड्रोजन फ्यूल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो सेल है इसे हम जनरली यूज करते हैं रॉकेट्स के अंदर। रॉकेट्स में क्यों यूज करते हैं, वहां पे 2 चीजें हैं। जब हमारा रॉकेट जो है वो यूनिवर्स में चला गया, गैलेक्सी में चला गया, तो वहां पे हमें रॉकेट चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी चाहिए, मतलब जो अंदर वाले इंस्ट्रूमेंट है, जो अंदर वाली मशीनें हैं, उनको चलाने के लिए। प्लस इसमें से पानी भी निकलता है, बाय प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट, जो पीने के काम आता है। ऑलमोस्ट प्योर होता है, 99.9% प्योर। तो इसके डबल फायदे हैं। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल है, तो हमें अलग से फ्यूल कैरी नहीं करना पड़ता रॉकेट्स में। जो रॉकेट का फ्यूल है वही काम आ जाएगा। अभी मैं आपको एक एवरेज वैल्यू भी बताऊंगा। तो हम इसमें रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं। रॉकेट का जितना भी इलेक्ट्रिकल इंटीरियर है वो सारा इसी की पावर से चलेगा। प्लस ये प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, पानी, जो पीने के काम आएगा। और ये जरूरी है, और ये जरूरी है, हाँ जी, जो वाटर बाय प्रोडक्ट है उसको कॉन्टिन्यूसली रिमूव करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली रिमूव करते रहोगे तो इस रिएक्शन में और ज्यादा प्रोडक्ट बनता रहेगा, मतलब सेल हमारा चलता रहेगा। एक ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है जो रॉकेट होते हैं बाहर जाने वाले, मतलब गैलेक्सी में जाने वाले, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, जो इंडिया में बनते हैं उसको भारतयान बोल देती हैं। जो अमेरिका के मेन बाहर जाने वाले रॉकेट हैं, यूनिवर्स में जाने वाले रॉकेट हैं, वो अपोलो रॉकेट से। तो अपोलो, तो एक एवरेज वैल्यू बताई गई। अगर हमें स्पेस में 11 डेज के लिए रहना है तो हमें ऑन एवरेज 200 kg फ्यूल चाहिए होता है सेल को 11 दिन चलाने के लिए। 200 किलो हाइड्रोजन गैस चाहिए होगी सेल को 11 दिन चलाने के लिए। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम इसको नॉर्मली यूज नहीं करते। आप सोचो कि इंडिया में लगा लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके प्योर पानी बनाएंगे, या किसी और कंट्री में लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत एक्सपेंसिव है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 या 3 ही हाइड्रोजन फ्यूल हैं जो धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से एक अमेरिका में और एक रशिया में। समझ रहे हो? तो ये अपने पास अपना इंट्रोडक्शन है। तीसरा पूछ के बताओ। तीसरा उसमें है सऊदी अरब। ठीक है ना, जो महंगी कंट्रीज हैं वही अफोर्ड कर पा रही है, मतलब जिनके पास पैसा है।
तो ये हमारे पास हमारा केस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी। अब आप इसकी एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन, इसमें है क्या क्या चीजें। तो वो देखो, एक कंटेनर अपन ये लेते हैं, उस कंटेनर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है कार्बन रॉड्स लगा के। तो ये कंटेनर मैंने लिया, ये इसका पहला पार्टीशन हो गया, ये कार्बन रॉड है, लेफ्ट वाला पहला पार्टीशन, फिर एक और कार्बन रॉड लगाऊंगा, ये राइट वाला दूसरा पार्टीशन, बीच में एक और पार्टीशन है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो जो सेल आप बनाते हैं, सेल के लिए आपने पहले एक बॉडी कंसीडर कर ली, उस बॉडी के अंदर दो कार्बन रॉड मैंने फिट किए हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। एक लेफ्ट वाला पोर्शन है, एक राइट वाला पोर्शन है। दोनों कार्बन रॉड्स की एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम इनके साथ कैटलिस्ट भी ऐड करेंगे। जो लेफ्ट वाली कार्बन रॉड है, सपोज करो उसके साथ मैंने पैलेडियम कैटलिस्ट ऐड कर दिया। जो हमारी राइट वाली कार्बन रॉड है, उसके साथ मैंने प्लेटिनम कैटलिस्ट जो है वो ऐड कर दिया। कैटलिस्ट क्या करेगा, इन कार्बन रॉड्स की एब्जॉर्ब करने की पावर इंक्रीज कर देगा। आपने मेरी वर्डिंग अगर ध्यान से सुनी हो, मैंने क्या बोला, एब्जॉर्ब बोला मैंने, एब्जॉर्ब भी बोला, ये भी बोला मैंने, ये बोला, फर्क है दोनों में। क्या होता है एब्जॉर्ब, पढ़ेंगे आप सरफेस केमिस्ट्री में, जब हमारे पार्टिकल सिर्फ सरफेस पे रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। कार्बन के सरफेस पे पार्टिकल रहेंगे, कार्बन रॉड के अंदर नहीं जाएंगे, अंदर चले जाते तो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब सरफेस पे रहेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब। ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिए, हमारे सेल की एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली गैस को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। फिर हमारे पास लेफ्ट में एक होल है, यहां से हमने हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करनी है, राइट में एक होल है, वहां से हमने ऑक्सीजन गैस इंसर्ट करनी है। यहां से हाइड्रोजन गैस इंसर्ट होगी, इस कार्बन रॉड पे हाइड्रोजन एब्सॉर्ब हो जाएगी, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगी एक तरह से, इस पे ऑक्सीजन गैस जा रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस एब्सॉर्ब होगी, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड बन जाएगी। इलेक्ट्रोड तो अपन यहाँ पे इकट्ठी कर ली, और अपने को यहाँ पे क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इन दोनों रॉड्स के बीच वाला जो एरिया है, इस बीच वाले एरिया में हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा। ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट कर दिया, जो होता है आपका कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन मेन कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेटेड होना जरूरी है। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको एक बेसिक कंस्ट्रक्शन बता दी। दोनों रॉड्स को आपने कनेक्ट कर देना है थ्रू वायर्स। बात समझ में आई। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होती है किसकी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत है तो बोलो, दोबारा बोलो। ये कोई भी मेटल कंटेनर हो सकता है, सिंपल मेटल कंटेनर, ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो आपने हीट मेंशन कर दिए। हाँ जी, एड्सॉर्ब का मतलब, एड्सॉर्ब का मतलब मैंने अभी बताया बच्चे। अपने पास, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से बढ़िया समझोगे। मेरे पास एक चौक का पीस है, जो बोर्ड वाला चौक होता है। मैंने यहां से टीसी सर से मार्कर में डालने वाली इंक ले ली, उस इंक के 3-4 ड्रॉप मैंने चौक पे डाले, तो वो चौक हमारा ब्लैक कलर का हो जाएगा। फिर जब मैं उस चौक को तोड़ूंगा ना, अंदर से भी वो व्हाइट होगा। जो इंक के मॉलिक्यूल्स थे या जो हमारी इंक थी, वो चौक के सिर्फ सरफेस पे है, चौक के अंदर तक नहीं जा पाई। तो हमारे पास कोई भी हमारा मटेरियल है, अगर वो किसी भी सब्सटेंस को अपनी सरफेस पे अटैच कर लेता है, सिर्फ सरफेस पे, बल्क में नहीं जाने देगा, तो सरफेस पे जब भी अटैच होता है, उस प्रॉपर्टी को हम एड्सॉर्ब बोलते हैं। अब मैं स्पंज का एग्जांपल लेता हूँ। स्पंज आप सभी को पता है, स्पंज को जब मैं पानी में डुबाऊंगा तो सारी स्पंज गीली होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बाहर बाहर से गीली है, अंदर से भी सूखी पड़ी है, क्योंकि स्पंज के जो होल्स होते हैं वो अंदर तक होती हैं, पानी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब हमारे पार्टिकल सरफेस पे भी प्रेजेंट हैं और बल्क में भी प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब। जब सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्ब।
आप बोलते हैं ना ऊपर ऊपर से गीला हो गया, नीचे से अभी भी सूखा ही है, तो वो चीज मैं बोल रहा हूँ। कोई भी सरफेस पे अगर मॉलिक्यूल आके रुक गए हैं दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, एडी, और अगर बल्क में चले गए तो एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गई होंगी दोनों चीजें? यस सर। हाँ जी, कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो फटाफट। सर पानी कहाँ से निकलेगा? कौन सा पानी? वो रिएक्शन होगी, रुक जा। पानी पीना है? अच्छा रुक जा, फिर अभी निकाल लेंगे पानी। तो ये अपना सेल था, सेल में कोई दिक्कत है तो बताओ। सर वो तो रिएक्शन निकलेगा, इसमें कहाँ से निकलेगा? कहीं से निकाल दे। रिएक्शन तो इसके अंदर ही आप तो हो जाएगी तो बनेगा पानी, रुक तो जा बताऊंगा। बन के निकलेगा कैसे? तो बन रहा। अरे निकाल देंगे पानी, तेरे को पीना है क्या? रुक जा एक बार, रिएक्शन को देख पहले। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन तो चलती है। अब एक बार सुनो, लेफ्ट में मैंने हाइड्रोजन गैस दिखाई, राइट में मैंने ऑक्सीजन गैस। तो आप यही से समझ सकते हो, जो हाइड्रोजन गैस है वो लेफ्ट में दिखाई, मतलब ये एनोड की तरह बिहेव करेगी। जो ऑक्सीजन गैस है वो मैंने राइट में दिखाई, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी। सर जो NaOH है वो हाँ जी। इलेक्ट्रोड उनके साथ टच हो रहा है? हाँ, ये दोनों के साथ कांटेक्ट में है जी, दोनों के साथ टच रहेगा। बीच में कोई भी हमने फिल्टर या मेम्ब्रेन जो है वो नहीं लगाई, दोनों के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में। ठीक है, तो अब मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, रिएक्शन क्या होगी। सबसे पहले एनोड, अरे नहीं 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 नहीं, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैसे होगी ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे हमारे हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों आपस में मिलके वाटर प्रोड्यूस करेंगे, और साथ में ऑक्सीडेशन होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन आएंगे +1 में। 2 हाइड्रोजन +1 में तभी आ सकते हैं जब दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हो। अब इसको बैलेंस करते हैं एक बार। बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन थे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? हाइड्रोजन 2 ये रहे, 2 ये रहे, कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। 2 ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यूज होंगे। बात समझ में आई? ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हुई। अब आ जाओ कैथोड पे। कैथोड पे होगी रिडक्शन। तो कैथोड में कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वाटर, वाटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मिलके क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन बना देंगे। अब हाइड्रोक्साइड आयन कैसे बनेंगे? देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। मैं यहाँ पे इसका हाफ मोल ले लेता हूँ। हाफ मोल लूंगा तो 1 ऑक्सीजन, 1 ये रही, 1 ये रही, कितनी ऑक्सीजन हो गई? 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएगा? 2OH नेगेटिव। सही है। ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए, पानी से एक पानी का मॉलिक्यूल गया, 2OH से 2OH गए, H2 प्लस हाफ O2 चेंजेस टू, बन गया बिगड़ पानी। निकलेगा क्या सर? अरे निकालने के लिए यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। मान लो ये पाइप आ गई, यहाँ से निकल जाएगा, फ्लो हो जाएगा, तो वो तो बात की बात है। मैंने आपको सेल बताना है, मैंने एक ग्लास में पानी डाल के नहीं देना, तो वो चीज दिखानी जरूरी नहीं है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, सेल की कंस्ट्रक्शन ये है। पानी निकालने की सिद्धांत उनकी है जो रॉकेट में सेल बना लिया था, पानी की फॉर्मेशन भी समझा दी। ये अपनी रिएक्शन है। अपने को ये चीज पढ़नी है, सेल पढ़नी है। इस सेल की एफिशिएंसी कितनी होती है? इस सेल की एफिशिएंसी होती है 0.9 वोल्ट। ठीक है, जो हमारा सेल है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 0.9 वोल्ट। फिर इसको सीरीज में लगाया जाता है, मतलब बहुत सारी रोड्स लगाई जाएंगी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इसको ऐसे बैटरी यूज किया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? तो ये हमारे पास हमारा कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसका एक फायदा इंपॉर्टेंट, मतलब मेन इसका बेनिफिट क्या है? हम यहाँ पे फ्यूल को यूज कर रहे हैं। जब भी हम फ्यूल यूज करते हैं ना तो पोल्यूशन होता है, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूल यूज होने पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कोई पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा। तो ये इसका बेनिफिट है। सर का चार्जर और बैग, बैग हो रहा, दोनों चार्जर।
तो बेनिफिट समझ में आ गया। हम यहाँ पे फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और फिर भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा। पर दुख की बात क्या है, ये सब यूनिवर्स से बाहर है, इसका अपने अर्थ में कंट्रीब्यूशन नहीं है। पोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, अपने को क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर तो बाहर ही है। तो ये हमारे पास हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तेरे को पानी की दिक्कत है, मैं क्या बता, तेरे को पानी चाहिए। आज ऑनलाइन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। नो सर। चलो, तो ये अपने पास अपना फ्यूल सेल था। अरे बोलो, नहीं बातें नहीं करो, बातें करने वाले। सर जतिन को ना पानी दे दो, उसको बेचारे को पानी पानी होती है। चलो अपनी बात सुनो एक बार, बातें नहीं करो प्लीज। अरे मैं छुट्टी करवा दूंगा कल से, आप तब तक ऑफलाइन आ रहे हो जब तक मैं आ रहा हूँ। तो जब मैं आना बंद हो गया आपका अपने आप ऑनलाइन हो जाएगा। तो ऐसे हाल ना करो कि मुझे छुट्टियां मारनी पड़ी यहाँ, ठीक है? कल करोगे छुट्टी? हाँ कल करूंगा छुट्टी, पक्का है, एक शनिवार को पक्का करूंगा। अभी ये बता सर आप फिजिक्स वाले सर कितना ना सिर्फ कल की छुट्टी। मैसेज आ रहा है ग्रुप में, जो भी होगा फिजिक्स वाले बीच में रखवा दिया 50%। चलो शांत हो जाओ। अब लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। टॉपिक है हमारा कोरोजन का। देखो कोरोजन का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें नॉलेज दे देता हूँ। जब हम एमएससी में थे, हमारे एमएससी में सेमिनार लग रहे थे, तो सीडीएलयू के एक प्रोफेसर आए थे, वो अपनी रिसर्च कर रहे थे। उनका जो रिसर्च करने का टॉपिक था ना, वो कोरोजन का था। तो उन्होंने हमें पकड़ लिया, केमिस्ट्री वाले बच्चे फंस गए कि मेरा टॉपिक है, मैंने रिसर्च करनी है, तुम सुनो। तो उन्होंने हमें बुलाया, सेमिनार वगैरह हुआ, उन्होंने कोरोजन पे हमें लेक्चर दिया। अब मैं एमएससी की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था। तो अगर मैं स्टूडेंट था तो हरकतें भी स्टूडेंट वाली, ये बातें सुननी नहीं, जो बोल रहे हैं बोलते रहे। लेकिन मैंने शुरू के 5 से 7 मिनट उनकी बात सुनी। उन्होंने शुरू के 5 से 7 मिनट में कोरोजन की डेफिनेशन दी थी, और वो डेफिनेशन मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने आगे का लेक्चर सुना ही नहीं, और उस डेफिनेशन को मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बुक वाली डेफिनेशन जरूर दूंगा कोरोजन की, लेकिन जो सर ने एक डेफिनेशन बताई थी, यूनिवर्सल डेफिनेशन, वो आप सबको भी पता होनी चाहिए, काम आएगी। फिर आपने +2 वाली डेफिनेशन तो करनी है, वो आपको पता भी है कोरोजन क्या होता है। हाँ जी, हाँ नहीं, आगे आगे भी सुनाऊंगा, टेंशन मत लो। तो कोरोजन क्या होता है उन्होंने बोला, वो बोले कि जो भी हमारे पास नेचर में सिंपल फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो गए हैं, वो सारे प्रोसेस जो हैं वो कोरोजन के अंडर आती है। जब हम कोरोजन का वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि लोहे को जंग लग गया, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। इतना ही पता है हमें, और इतना ही आप मान के चलते हैं। और रियलिटी बताता हूँ, +2 वाले लेक्चर में आपने इतना ही पढ़ना है। कोरोजन में आपने क्या पढ़ना है, आयरन को जंग लगना। चलो मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर दूंगा, मैं आपको बोलूंगा किसी भी मेटल को जंग लगना, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। तो बच्चे बोलेंगे सर आप कोरोजन बोल रहे हो, मेटल बोल रहे हो, लेकिन जब मेन वर्ड आता तब आप जंग बोल देते हो, आप उसकी इंग्लिश तो बता ही नहीं रहे। तो वो मैं आपको इंग्लिश क्यों नहीं बता रहा, उसका रीजन आप बाद में देंगे, ठीक है ना, अभी बताऊंगा। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, जितने भी हमारे डेली लाइफ में फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होते हैं, वो सारे के सारे कोरोजन का ही पार्ट है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं मार्केट गया, मार्केट से मैं कुछ कपड़े लेके आया, तो वो कपड़े मुझे पॉलीथीन में डाल के देंगे। वो पॉलीथीन बिल्कुल नया पॉलीथीन है, फ्रेश पॉलीथीन है, अच्छी पावर वाला होगा। लेकिन अगर मैं उस पॉलीथीन को घर पे जाके छत पे फेंक देता हूँ, उस पर धूप भी पड़ेगी, बारिश भी पड़ेगी, वो टफ कंडीशंस को फेस करेगा। तो उससे क्या होता है, उस पॉलीथीन की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। अगर मैंने उस पॉलीथीन को 7 दिन छत पे रखा, धूप बारिश हर कंडीशन में, उसके बाद अगर मैं उस पॉलीथीन को यूज करना चाहूंगा, तो अगर मैं उसमें 100 ग्राम कोई चीज डाल दूंगा ना, वो पॉलीथीन फट जाएगा। तो ये प्रोसेस है कोरोजन। हमारा जो प्लास्टिक का थैला था, उसकी वीकनेस, उसकी मतलब जो प्रॉपर्टीज थी वो वीक हो गई, उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो खत्म हो गई, क्योंकि फिजिकल कंडीशंस ने कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन की जिससे उसके बॉन्ड वीक हो गए, वो टूटना स्टार्ट हो गया। और एग्जांपल आपको पता ही है,
अभी बारिश वाला मौसम है, तो अगर मान लो आप चिप्स वगैरह खा रहे हो, 20 का चिप्स ले आए, कैपेसिटी अपनी 5 वाली है, तो 15 के बच जाते हैं। 4-5 चिप्स खाए, फिर बाद में खाएंगे मजे ले लेके, छोटे भाई को या बहन को दिखा के खानी होती है कई बार, तो बहुत जिम्मेवारी है अपने पे, तो इन सब बातों का अपने को ध्यान रखना होता है। तो उसमें क्या होता है, अभी बारिश के मौसम में आपने चिप्स वाला पैकेट ओपन किया, अपने क्रंची वेफर्स का या चिप्स का मजा लिया, फिर अगर आप उस पैकेट को आधा घंटा या 1 घंटा के लिए ओपन छोड़ दोगे, तो वो जो आपका खाना हो जाएगा वो थोड़ा सा वाटरी हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसका टेस्ट भी नहीं आता, क्रंचीनेस भी नहीं रहती, और वो खाने में भी टेस्ट नहीं लगेगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन। ये भी एक तरह का कोरोजन का टाइप है। आप ये नहीं कहोगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडेंट आ गया, ऐसा नहीं बोलोगे, ये भी एक तरह का कोरोजन का पार्ट है। तो अभी जो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, वहां पे तो कुछ भी मेटल नहीं थी, लेकिन वहां पे कोरोजन नहीं। तो ये एक डेफिनेशन है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं या जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं, अगर किसी भी फिजिकल या केमिकल कंडीशंस की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया, वो पहले से खराब हो गए या वीक हो गए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। हमने किसके लिए पढ़ना है कोरोजन? हमने कोरोजन पढ़ना है मेटल एलिमेंट्स के लिए या मेटल्स के लिए। सुनो एक बात, हमारे पास जो हमारे मेटल सब्सटेंसेस होंगे, अब मैं आयरन की बात नहीं कर रहा, इसमें कॉपर भी आ गया, निकल भी आ गया, मैग्नीज भी आ गई, मेन मेटल सारी आ गई। एस ब्लॉक की मेटल नहीं बोल रहा मैं, लिथियम सोडियम, वो तो रिएक्टिव होती है, रिएक्ट कर जाएंगी पहले, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। डी ब्लॉक की मेटल्स की बात कर रहा हूँ। रिएक्टिव तो वो भी है, लेकिन एस ब्लॉक जितनी नहीं है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करती है। तो जनरली मैं इसमें बात कर रहा हूँ क्रोमियम की, आयरन की, कोबाल्ट की, निकल की, कॉपर की, इन सब की बात कर रहा हूँ। तो हमने कोरोजन पढ़ना है बच्चे मेटल्स के लिए। हम हमारी मेटल को नॉर्मल एनवायरनमेंट में थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़ देंगे। मतलब मेरे पास एक मेटल का पीस है, प्योर मेटल का पीस, इसके ऊपर मैंने कोई भी पेंट वगैरह नहीं किया हुआ, कोई भी लेयर नहीं बनाई हुई, कुछ नहीं लगाया हुआ, एक प्योर मेटल का पीस है। अभी बारिश वाला मौसम है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्योर मेटल के पीस को बाहर फेंक दूंगा, मतलब खुले में। तो थोड़ी देर मान लो बारिश वगैरह हुई, या अभी प्रेसिपिटेशन भी हो रही है, हल्की फुल्की नमी भी है बाहर, तो अगर मैं इसको आधा पौना घंटा भी छोड़ दूंगा ना, तो इसमें कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कोरोजन की जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, और वो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन है, एक बार अगर स्टार्ट हो गई तो आप इस रिएक्शन को रोक नहीं सकते। आप इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर सकते हो, धीरे कर सकते हो। जो रिएक्शन अपनी 1 साल में होनी थी, वो 3-4 साल में करवा सकते हो, लेकिन आप इस रिएक्शन को बंद नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो ये अपने पास स्पेशल टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। बात समझ में आई? मेटल्स को मैंने एटमॉस्फेरिक कंडीशन में थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ा। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जब मैं बात करता हूं, तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। तो इन कंडीशंस में क्या हुआ, जो मेरी प्योर मेटल है वो ऐसे सब्सटेंसेस से रिएक्ट करके नए कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर देगी। हमारी जो प्योर मेटल है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में गैसेस से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाना स्टार्ट कर देगी, कार्बोनेट्स बनाना स्टार्ट कर देगी, सल्फाइड्स बनाना स्टार्ट कर देगी, सल्फेट बनाना स्टार्ट कर देगी, ऐसे कंपाउंड बनने स्टार्ट कर देगी। तो ये जो कंपाउंड बनते हैं, ये हमारी प्योर मेटल की प्रॉपर्टी को डिग्रेड कर देते हैं, खराब कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसके लिए मैं एक अच्छा सा वर्ड यूज कर लेता हूं। जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस थी, उन्होंने प्योर मेटल को ईट अप कर लिया, खा लिया। खा लिया का मतलब उसके साथ रिएक्ट करके प्योर मेटल को रहा ही नहीं, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। सरफेस पे ये वाले कंपाउंड बनने स्टार्ट हुए। एक बार अगर ये कंपाउंड बनने स्टार्ट हो गए, तो सरफेस पे बनने स्टार्ट होंगे, ये धीरे धीरे बल्क मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाएंगे, वो अपनी अगली लेयर पर रिएक्ट करवाएगा। थोड़े टाइम में पूरे मेटल के जो एटम्स होंगे वो रिएक्ट करके इसी फॉर्म में आ जाएंगे। मुझे तो ये फॉर्म नहीं चाहिए थी, मुझे तो प्योर मेटल चाहिए था। अगर मेरी प्योर मेटल रिएक्शन की वजह से इन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी कि मेरी मेटल जो है वो खराब हो चुकी है। खराब का मतलब मेरी मेटल कोरोडेड फॉर्म में आ गई, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। बात समझ में आ गई? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। कोरोजन अगर मेटल्स की पढ़नी है,
तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है मॉइस्चर। बिना मॉइस्चर के कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता हमारे एटमॉस्फेयर में। मॉइस्चर का होना जरूरी है, नमी का होना जरूरी है, पानी के मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। उसके अलावा ये वाली गैसेस तो होंगी होंगी। सेकेंडली, अगर आपको कोरोजन का प्रोसेस पढ़ना है मेटल्स के लिए, वहां पे किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 9 या 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा पीएच क्या रहना चाहिए? 9 या 10 से कम, ताकि कोरोजन का प्रोसेस हो सके। ऐसा मेटल मतलब आप नहीं चाहते, लेकिन ऐसा मेटल के साथ हो सकता है। अगर मैं चाहता हूं ना कोरोजन ना हो, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं उनका पीएच 10 से ज्यादा होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का पीएच 10 से कम आएगा, 9-10 के आसपास या उससे कम आएगा, तो वहां पे कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये तो मैं रिएक्शन वाइज प्रूव कर दूंगा, इस कंसेप्ट को भी छोड़ते हैं, मैं अभी रिएक्शन दिखाऊंगा, रिएक्शंस में प्रूव कर दूंगा। तो कोरोजन का केस आपको समझ में आ गया होगा। जब हम कोरोजन को स्पेशली आयरन के लिए पढ़ते हैं, तब हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग। क्या वर्ड यूज करेंगे? रस्टिंग। क्यों? आयरन के लिए जब कोरोजन पढ़ते हैं तो उसको रस्टिंग क्यों बोलते हैं? सिंपल आयरन था, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ने अटैक किया। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती है मेनली। प्योर आयरन थी, इन कंडीशंस ने आयरन पे अटैक किया। आयरन पे अटैक करके आयरन को बना देंगे ये Fe2O3.X पार्ट्स ऑफ वाटर। Fe2O3 ये है आपका फेरिक ऑक्साइड, ये है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास ओवरऑल कंसेप्ट क्या रहा? जो हमारा आयरन था वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे आयरन हमारा फ्री फॉर्म में था, प्योर फॉर्म में था, यहाँ पे आयरन ने क्या बना लिया? ऑक्साइड। ऑक्साइड तो बना ही दिया, और साथ में कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन कर दिए। कुछ बोला मैंने, यहाँ पे मैंने एक्स लगाया ना, तो एक पानी का मॉलिक्यूल भी आ सकता है, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना जंग लग चुका है। जब जंग की स्टार्टिंग होती है, आपकी जो आयरन मेटल है वो ब्राउनिश हो जाती है, फिर वो ब्राउनिश पार्ट इंक्रीज होता रहता है। तो जितना ज्यादा जंग लगेगा, उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। मैक्सिमम कितने पानी के मॉलिक्यूल शो करती है? 7। जब यहाँ पे 7 पानी के मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएंगे, मतलब हमारी मेटल कंप्लीटली रस्टिंग शो कर चुकी है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है रस्ट। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। तो हमारी जो प्योर आयरन थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? प्योर आयरन को रस्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इज कॉल्ड। बात समझ में आ गई? तो इसलिए आप आयरन के लिए स्पेशल रस्टिंग वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि आयरन के जंग लगने से जो कंपाउंड बनता है उसको आप क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। तो आयरन से रस्ट बनाने का प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो स्पेशल आयरन के लिए रस्टिंग। अगर आप उसके अलावा कोई भी मेटल यूज कर रहे हो, देन यू कैन यूज द वर्ड कोरोजन, तब आप कोरोजन ही बोलेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे मैंने आपको कोरोजन के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है। कोरोजन के लिए मैंने आपको पहले बताया यूनिवर्सल डेफिनेशन, किसी पे भी अप्लाई करो। फिर मैंने मेटल्स के लिए बताया। मेटल्स की कोरोजन के लिए मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताई। एक तो मॉइस्चर जरूरी है, और दूसरा पीएच जो है वो 9-10 से लेस होना जरूरी है। 9-10 से ज्यादा होगा तो वहां पे कोरोजन नहीं होती। तो ये हमारे पास हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी। जब मेटल्स की कोरोजन होती है तो प्योर मेटल कन्वर्ट हो जाती है मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फाइड या मेटल सल्फेट से। एसिडिक कंडीशंस का होना मस्ट है, ये पीएच वाली बात में कवर हो जाता है। तो इन सब बातों में से अगर किसी भी बात में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, कोई डाउट है? तो यहाँ पे मैंने आपको कोरोजन की डेफिनेशन दे दी। हमने कोरोजन किसके लिए पढ़ना है? आयरन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको कोरोजन के कुछ एक स्टेप्स बता रहा हूँ जो रस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले उस हेडिंग को आप बोलते हैं थ्योरी ऑफ रस्टिंग। कई बुक्स में लिखा हुआ है
इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पता क्यों बोलते हैं? यहाँ पे जो मैं आपको रस्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा ना, वो एनोड और कैथोड की फॉर्म में बता के करूंगा। तो एनोड और कैथोड आप कहाँ पे यूज करते हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसलिए आप इसको कौन सी थ्योरी बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बोल रहे हैं। 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स का मतलब 5 रिएक्शंस, वो आपको ध्यान में रखनी है। उन 5 रिएक्शंस को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तब जाके हमारा रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, मतलब शुरू होगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कोरोजन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एसिडिक कंडीशंस और मॉइस्चर, यही बताया ना। तो हमने क्या किया? प्योर मेटल ले ली। कौन सी मेटल ले रहे हैं आप? आयरन, क्योंकि मैं आपको रस्टिंग बता रहा हूँ। तो हमने प्योर मेटल ले ली, मतलब प्योर आयरन ले लिया, और उसको हमने एक्सपोज कर दिया एटमॉस्फेयर के सामने, मतलब उसको खुले में छोड़ दिया। यही नमी वाला मौसम था। मैं कल के दिन की बात नहीं कर रहा था, तो धूप बहुत थी ना, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ। आज वाले दिन में थोड़ा सा मॉइस्चर है। ऐसे मौसम में हमने आयरन को एटमॉस्फेयर के सामने एक्सपोज कर दिया। तो जो हमारा मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस पे कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मेटल के सरफेस पे आके सबसे पहले ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में H2O and CO2 interact with each other on the surface of metal. देखते जाओ, पानी प्लस CO2 क्या बन जाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। एसिडिक कंडीशन डेवलप होगी। पानी की रिक्वायरमेंट है, मॉइस्चर जरूरी है, और मॉइस्चर ने सबसे पहला काम क्या किया? कार्बोनिक एसिड बनाया, मतलब रस्टिंग स्टार्ट करने के लिए एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर दी। एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड हो गई ना, अब यहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो ये पहला स्टेप भी हमारा मेन रिस्पॉन्सिबल है। ना तो हम मेटल को एटमॉस्फेयर के सामने एक्सपोज करते, ना वहां पे मॉलिक्यूल्स आके बैठते, ना ये रिएक्शन होती। तो जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप उसको रोक नहीं सकते। मैंने बोला डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। उतना उतना आपका जो मेटल का पार्ट है वो खत्म होता जाएगा अगर आप रिएक्शन को नहीं रोकोगे तो पहले स्टेप में क्या होगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। बात समझ में आ गई? सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो हमारी आयरन मेटल है वो अपने सरफेस पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी। अब उसमें ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, कार्बोनिक एसिड की वजह से एसिडिक मीडियम तो है ही, तो हमारी आयरन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करती है एसिडिक मीडियम। अब ये वर्डिंग मैं बार बार यूज करूंगा, एसिडिक मीडियम, क्योंकि पहले हमारे मेटल ने सरफेस पे एसिडिक मीडियम क्रिएट किया, उसके बाद ही कोरोजन स्टार्ट हुई। तो एसिडिक मीडियम में आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। ऑक्सीडेशन में जाएगा तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहां पे होता है? एनोड पे। यानी कि आयरन मेटल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होने का प्रोसेस ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला ना इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो मैं इस पूरे प्रोसेस में एक रिएक्शन को एनोड वाला केस बता के समझाऊंगा और एक रिएक्शन को कैथोड वाला केस। तो एनोड वाला केस समझ में आ गया। आयरन मेटल जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सॉरी ऑक्सीजन के साथ एसिड की प्रेजेंस में क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन। तो आयरन था, ऑक्सीडेशन करेगा, बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन करवाने में ऑक्सीजन हेल्प जरूर करेगा, पर अभी आप ये मत बोलो कि FeO बन जाएगा, वो बाद में दिखाएंगे आपको। अभी तो मैंने आपको जस्ट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन शो कर दी। पहले स्टेप में क्या किया? एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस की। दूसरे स्टेप में क्या किया? आयरन की ऑक्सीडेशन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिडिक मीडियम। बात समझ में आई?
दो स्टेप्स में कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। और भूमिका में मैसेज पढ़ रहा हूँ, तो अगर कोई डाउट होगा तो मैं देख लूंगा। हाँ जी, दो स्टेप्स में कोई दिक्कत हो ऑनलाइन में फटाफट बच्चे, टाइम होने वाला है। जल्दी हो गया, आज नींद नहीं आएगा मेरे को। कल मुझे चलो बाद में टाइम तो क्लास लेनी है एक बार, बाद में बताऊंगा। हाँ जी, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो हमारी ऑक्सीजन है जो मेटल के सरफेस पे आ गई थी, वो ऑक्सीजन एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगी। मतलब जो यहाँ पे ये H+ है, ये H+ अपने को कहाँ से मिल रहे हैं, कार्बोनिक एसिड से। तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए ताकि रिडक्शन की रिएक्शन हो सके। आप देखो, दो ऑक्सीजन है, मैंने पानी का मॉलिक्यूल बनाना है, तो एक पानी के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले ही 4 लगा दिए। इन चारों हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन भी तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लॉस तो 2 ही हुए थे, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 H+ के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बना देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो ये वाली रिएक्शन है ये कैसे होगी, ये ऐसे कैथोड। जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन थी, इस रिएक्शन का पोटेंशियल होता है 0.44 वोल्ट।